Good morning, my dear children. Welcome to our science class. Today I am going to start reading from here onwards. Okay, children? So let's start our class. Chemical changes are very important in our lives. तो chemical changes क्या है जो हमने लास्ट क्लास में देखा है. So ये chemical changes को बहुत सारा advantages होते हैं जो हमारे daily life में. All new substances are formed as a result of chemical reactions. So कोई भी न्यू सब्सटेंसेस बन गया है ना, वो किसका रिजल्ट है? जो केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है जो हमारी न्यू सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल, इफ़ ए मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर सच एज आयरन फ्रॉम आयरन और वी नीड टू कैरी आउट ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस. मेटल्स जो आयरन एक मेटल है जो आयरन को इसके और मतलब जो नेचुरल रॉक है, जो नेचुरल और से हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. सो हमको ये आयरन को एक्सट्रैक्ट करने से केमिकल्स प्रोसेस करना पड़ता है. ए मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस. और मेडिसिन्स, हमने मेडिसिन्स कितने सारे मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस के बाद प्रोडक्ट बनते हैं. यूजुअली न्यू Materials such as plastics and detergents are produced by chemical reactions. Moreover, हम plastics यूज़ करते हैं, detergents यूज़ करते हैं. detergents हम washing powder के तरह detergents को इस्तेमाल करते हैं. वो क्या करते हैं? detergents chemical reactions करते हैं जो dust particles, dirt के साथ reactions करते हैं. और plastics भी बहुत सारा chemicals process करने के बाद हमको जो product मिलते हैं प्लास्टिक की अलग अलग utensils, वो सब हम यूज़ करते हैं ना, ये सब chemical reactions का products है. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. So हर एक new materials chemical changes के बाद chemical changes के बाद हमको बन सकते हैं. We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. Chemical reactions से हमको एक या एक से ज़्यादा चीज़ें मिलते हैं. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. So, new products के साथ हम कुछ chemical changes होते हैं जैसे कि heat, light और any other radiations may be given off or absorbed. ये chemical reactions के टाइम पे जो some reactions में heat, light और other radiations रिलीज़ करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, निकालते हैं जो रिएक्शन से या एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्शन के टाइम पे. और साउंड में भी प्रोड्यूस, सम रिएक्शंस में साउंड आते हैं. ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और ए न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ. सम रिएक्शंस में कुछ स्मेल हमको फील होते, स्मेल्स का हमको होते हैं और न्यू स्मेल रिलीज़ करते हैं रिएक्शन के टाइम पर. और कलर चेंज में टेक प्लेस, सम रिएक्शंस में कलर चेंज होते हैं. गैस में भी फॉर्म्ड, सम रिएक्शंस में गैसेस फॉर्म्ड होते हैं. आपको देखा है कि फर्स्ट एग्जांपल देखो, हीट, लाइट, वो मैग्नीशियम रिबन हम बर्न करते हैं ना, इसके टाइम पे जो लाइट इवॉल्व करते हैं और हीट भी इवॉल्व करते हैं ना. नेक्स्ट पॉइंट, साउंड में भी प्रोड्यूस्ड. साउंड वो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करने के टाइम पर जो एक हिजिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना. नेक्स्ट, चेंज इन स्मेल में भी टेक्स प्लेस. नेक्स्ट, कलर में भी टेक्स प्लेस. जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन का कील डाल दिया है तो इसके कलर चेंज हो जाते हैं ना. नेक्स्ट, एक गैस में भी फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं. देन विनीगर और बेकिंग सोडा मिक्स करने के टाइम पे जो रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं. सो गैस में भी फॉर्म्ड. ओके, लेट अस लुक at some examples. You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. आपने देखा जो magnesium ribbon का burning एक chemical change है. Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Burning is always accompanied by production of heat. So, magnesium का burning, wood, कोल मतलब जो कोयला, वुड, लकड़ी, लीव्स, वो सब बर्न करने के टाइम पे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो एक केमिकल रिएक्शन है. इसके बाद हमको न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं
जैसे कि मैग्नीशियम रिबन बर्न करने के टाइम में जो हमको एक पाउडरी फॉर्म में कुछ सॉल्ट्स मिलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलते हैं हमको, ये एक न्यू सब्सटेंस है। और इसके साथ हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। एक्सप्लोशन ऑफ फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज, जो हम पटाखा फोड़ते हैं ना, वो भी एक केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोशन प्रोड्यूसेस हीट एट दैट टाइम ऑल्सो। जो हम पटाखा फोड़ते हैं ना, वो केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होते हैं और हमको क्या हीट प्रोड्यूस करते हैं ना, और हमको इसके साथ हम ये पटाखा के वो आसपास हमको हीट लगते हैं और लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो गैसेस इवॉल्व होते हैं ना, इसमें से हमको बैड स्मेल भी होते हैं। और ये गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर को बैड इफेक्ट करते हैं, जो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फायरवर्क्स, जो पटाखा, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। When food gets spoiled, it produces a foul smell. Shall we call this change a chemical change? So कोई भी टाइम जो हमारे फूड है ना स्पॉयल होते हैं, ख़राब होते हैं, तो इसमें से बैड स्मेल आते हैं ना। सो ये बैड स्मेल भी एक केमिकल चेंज है। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. आपने देखा है ना, जो एप्पल हमने कट करते हैं, थोड़ी देर के बाद इसका कलर में चेंज होते हैं, वो ब्राउन कलर में चेंज होते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो एक केमिकल चेंज है। इसके अंदर जो एप्पल में आयरन होते हैं, जो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और इसकी कलर में चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट, रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजॉल। ये इसमें भी जो केमिकल्स रिएक्शन की वजह से ये कलर चेंज होते हैं। द चेंज ऑफ कलर इन दिस cases is due to the formation of new substances. Are these changes chemical change? So of course children, ये एक chemical changes है। Next, in chapter 5 you neutralized an acid with a base. Is this a neutralization a chemical change? Yes, neutralization एक chemical change है। neutralization के बाद हमको new products मिलते हैं, so it is definitely a chemical change. Next, a protective shield. Next, a protective shield. You must have heard of the ozone layer in our atmosphere. आपने कई बार सुना है ओजोन लेयर के बारे में बच्चों। ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर का एक लेयर है, मैं अभी बताती हूँ आपको विद द पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। ये अभी सोचो, ये हमारी अर्थ है, ये सन है। सो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक शील्ड के जैसा ये ओजोन लेयर होते हैं। ये शील्ड को, ये प्रोटेक्टिव शील्ड को हम कहते हैं ओजोन लेयर। ओके, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। सन क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। एनिमल्स के, प्लांट्स के, ह्यूमन बीइंग्स से सारे लिविंग बींग्स को हेल्थ इश्यूज कोज करते हैं। ओजोन लेयर एब्सॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। सो ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन लेयर ये रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करते हैं और ये रेडिएशंस को ब्रेक डाउन करते हैं टू ऑक्सीजन। सो एक न्यू सब्सटेंस बन गया है। क्या है? ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन एटम बनते हैं। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। सो ये ओजोन क्या है? ओजोन और ऑक्सीजन अलग है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज? सो ओजोन की ये ब्रेक डाउन क्या एक केमिकल चेंज है बच्चों? येस, ऑफ कोर्स। जो ऑक्सीजन एटम एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया है, ये ओजोन और रेडिएशन के साथ रिएक्शन हो गया है और इसके बाद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के एटम बन गया है। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। If ultraviolet radiations were not absorbed by ozone, it would reach the Earth's surface and cause harm to us and other life forms. Ozone acts as a natural shield against these reactions.
अगेंस्ट दिस रेडिएशन। सो अगर जो ओजोन नहीं है तो वो डायरेक्टली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे अर्थ में आते हैं, सो लिविंग बीइंग्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अभी हमारे फैक्ट्री से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, बहुत सारे एसिड की यूज़ के वजह से वो हमारी ओजोन लेयर में ना होल्स होते हैं, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होते हैं, सो इट क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। Look children, what Paheli and Bujo is asking. We learned in chapter 1 that plants produce their food by a process called photosynthesis. So first chapter में हमने photosynthesis learn किया है। जो photosynthesis actually क्या है, एक chemical reaction है ना। photosynthesis एक chemical reaction है। Can we call photosynthesis a chemical change? Yes, of course we can say it as a chemical change. Why children? Why we say it as a physical change? Because ये एक reaction है। हमने जो equations पढ़ लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दो न्यू सब्सटेंस बन गया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन के वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सो इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट Paheli said that even digestion is a chemical change. Yes, digestion जो हमारे फूड पचते हैं ना, वो भी एक डाइजेशन है, वो भी एक केमिकल चेंज है। बिकॉज एट दैट टाइम जो ब्रेक डाउन होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं हमारे बॉडी, सो एंजाइम्स की मदद से, डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से, सो ये एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग क्या है वो तो हमने जस्ट मेंशन किया था पेज नंबर 59 में। रस्टिंग मतलब जो आयरन लोहे के सब्सटेंस में जंग हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं रस्टिंग। रस्ट एक ब्राउनिश कलर का डिपॉजिट है जो आयरन का मटेरियल्स में वो डिपॉजिट होते हैं। एक्चुअली वो आयरन नहीं है, दूसरा सब्सटेंस है, आयरन की ऑक्साइड से, इसको हम कहते हैं रस्ट। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। This is one change that affects iron articles and slowly destroys them. Actually ये रस्ट है ना, वो हार्मफुल है, आयरन आर्टिकल्स को वो डैमेज करते हैं। Since iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting in is huge. So ब्रिजेस, शिप्स, कार, ट्रक बॉडीज़, ये सब में आयरन यूज़ करते हैं, इसीलिए ये रस्ट ये मटेरियल्स में भी बन जाते हैं, सो इट विल क्रिएट सम फिनेंशियल लॉस। इसकी वजह से मौद्रिक नुकसान देते हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। सो ये एकदम इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ रस्ट इज फॉर्म, जो रस्ट का इक्वेशन आपको लिखना है। सो the process of rusting can be represented by the following equation. Iron plus oxygen plus water gives rust, or we can say Fe plus O2 plus H2O gives Fe2O3. For rusting, the presence of both oxygen and water is essential. यहाँ की वाटर के वेपर जो भाप भी कंसिडर करते हैं। सो रस्टिंग होने की कंडीशंस क्या क्या है, ऑक्सीजन और वाटर, यानी कि वाटर वेपर के प्रेजेंस होना ही चाहिए। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. So हमारी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर जो नमी की कंटेंट ज़्यादा है तो रस्टिंग जल्दी हो जाते हैं। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? रस्टिंग को हमको बंद करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। सो हमको ये प्रिवेंट करना है, ऑक्सीजन और पानी के साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। सो ये तो एकदम पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि हम आयरन की यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं, तो हम नॉर्मली वो तो हम रखते हैं जो एयर के साथ कांटेक्ट होते हैं,
और क्या है, पानी में यूज़ करते हैं, पानी में हम वॉश करते हैं, सो ये चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट वन वे इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। नेक्स्ट हमको इसमें जो आयरन की मटेरियल्स है ना, इसमें पेन लगा सकते, ग्रीस, वो सब कोटिंग के जैसा हमको अप्लाई कर सकते हैं। इन फैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। हम रेगुलरली करना पड़ता है, बार बार हमको ये अप्लाई करना पड़ता है। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और सिंक और आयरन। नेक्स्ट वे इज़ सम मेटल से लाइक क्रोमियम, सिंक, ये दोनों आयरन में डिपॉजिट करते हैं, हम इसका कोटिंग करते हैं सो दैट वी कैन प्रिवेंट द रस्ट। This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. अंडरलाइन करो बच्चों नेक्स्ट पेज में। तो दिस प्रोसेस ऑफ depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. So galvanization मतलब जो एक प्रोसेस है, इसमें हम जिंक या क्रोमियम मेटल दोनों का डिपॉजिट करते हैं आयरन में, इससे कोटिंग करते हैं, इसको, ये प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हमारे घर पे हम नल यूज़ करते हैं ना, वो तो आयरन का है, तो इसमें आयरन और क्रोमियम का कोटिंग होते हैं। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। आपको पता है बच्चों, शिप्स है ना, शिप्स में ज़्यादा इसके पार्ट्स आयरन से बनते हैं, तो आधा पोर्शन पानी में है। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स क्लिंकिंग टू द शिप आउटर सरफेस। सो ये ऊपर जो आउटर सरफेस में भी ये पानी आते हैं, है ना। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मेनी सॉल्ट। इसके अलावा पानी में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। सो ये इसके प्रेजेंस है ना, सॉल्ट के प्रेजेंस भी रस्ट फॉर्मेशन में मदद करते हैं। Therefore ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. ये शिप्स में जो रस्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, so much that the fraction of ship iron has to be replaced every year, so that the irons we used in the ship है ना, वो तो रिप्लेस करना पड़ता है, हर एक ईयर में जो रिप्लेस करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड, कितना फिनेंशियल लॉस होते हैं ना। नेक्स्ट एक बॉक्स दिया है, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। इट डज नॉट रस्ट। सो आयरन में कार्बन और मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, ये सब मेटल्स है। ये मेटल्स आयरन में मिक्स करते हैं और इसे हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। ये मिक्सिंग को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। वो स्टेनलेस स्टील में रस्ट नहीं हो जाते क्योंकि इसमें ये कोटिंग्स है। ये कोटिंग होने की वजह से ये कोटिंग्स है ना, ये मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सो ऑक्साइड्स नहीं बनते। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। Crystallization. Children, you have to learn the spellings also. New spellings are there in this chapter. In class 6, you have learned that salts can be obtained from evaporation of sea water. हमको सॉल्ट कैसे मिलते हैं? थ्रू द इवोपरेशन, है ना। ये इवोपरेशन प्रोसेस अपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुकी है। The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystal cannot be seen clearly. जो सॉल्ट डायरेक्ट हमको सी वाटर से मिलते हैं, लेकिन इसका शेप, जो क्रिस्टल की शेप हमको क्लियरली नहीं देख सकते हैं, वो प्योर नहीं है, इसमें इम्प्योरिटीज़ होते हैं। However, the large crystals of pure substance can be formed from their solution. This process is called crystallization. It is an example of physical change. So हमको हमारे जो impure material से वो नेचुरल शुगर है, नेचुरल सॉल्ट है ना, इसमें बहुत सारा impurities है। So pure substance हमको ये solution से हमको pure substance extract करना पड़ता है। ये प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन।
Large crystals of pure substance can be formed from their solutions. The process is called crystallization. So ये सॉल्ट के सॉल्यूशन से हमको इसके प्योर फॉर्म मिलते हैं. तो प्रोसेस को ये प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. सो क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है. मतलब ये सॉल्यूशन से हमको क्रिस्टल्स मिलते हैं. वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में भी सॉल्ट है, जो क्रिस्टल भी सॉल्ट है. इसमें कॉम्पोजिशन में चेंजेस नहीं होते हैं. सेम प्रोडक्ट है, वो अलग अलग शेप्स में हमको मिलते हैं. क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ फिजिकल चेंज. क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है. क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे सॉल्यूशन में वो क्रिस्टल्स है ना, सॉल्ट, वो इसके प्योर फॉर्म में वो सॉल्यूशन हमको इसको नहीं देख सकते क्लियरली. सो दैट वी आर डूइंग क्रिस्टलाइजेशन. सो क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमको क्लियरली वो सॉल्ट को देख सकते हैं. सो ये सॉल्यूशन में भी सॉल्ट है, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद भी हमको सॉल्ट ही मिलते हैं. इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं. सेम प्रोडक्ट सेम ही होते हैं. सो इट इज़ ए फिजिकल चेंज. Next, activity 6.9. Take a cup full of water in a beaker. Add a few drops of dilute sulfuric acid. Heat the water. When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. Filter the solution. Allow it to cool. Do not disturb the solution when it's cooling. Look at the solution after some time. Can you see the crystal of copper sulfate? If not, wait for some more time. So आपको क्या करना है, एक बीकर में फुल पानी लेना है. इसमें 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है. इसके बाद ये पानी को गर्म करना है. जो गर्म होने के बाद इसमें कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है और अच्छे से मिलाना है. और हम थोड़ा सा हम फिर से ऐड करना पड़ता है. तब तक इसकी सैचुरेशन लेवल तक आने तक हम इसमें डालना है. एक मैक्सिमम अमाउंट है इसमें मिक्स करने के. जो इसकी जो लेवल है ना, हम क्रॉस करना पड़ता है. सो कितना इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं उतना हम जो कॉपर सल्फेट बार बार ऐड करना है और मिक्स करना है. आफ्टर दैट ये सॉल्यूशन को फिल्टर करना है और इसके ठंडे होने को छोड़ देना है. डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग. ये सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करना है, शेक नहीं करना है, टच नहीं करना है. ओके. लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम. थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जर्व करना है वो सॉल्यूशन को. क्या देख सकते हैं, कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट. हमको नीचे जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स है ना, अच्छे से हमको देख सकते हैं. आपको ये पिक्चर में भी देख सकते हैं क्रिस्टल्स वो नीचे बैठते हैं, सेटल हो गया है. इफ़ नॉट वेट फॉर सम टाइम्स. थोड़ी देर के बाद वो क्रिस्टल्स हमको क्लियरली देख सकते हैं. You have learned about physical and chemical change. Try to identify the changes that you observe around you as physical or chemical change. So बच्चों, अपने इस चैप्टर से फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, आपने लर्न किया है. तो अभी आपके आसपास कोई भी चेंजेस होते हैं ना, इसको आप कनेक्ट करना है. आप सोचना है और पूछना है ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है या एक केमिकल चेंज है. ऐसे आप क्वेश्चन करना है. Okay children, so this is the end of our chapter. I hope you all have understood the chapter very well. So see you in the next class children. Have a nice day.